हेलो स्टूडेंट्स, बेटा यूनिट थर्ड में दो चीज़ें लास्ट में बचती हैं छोटी छोटी। एक तो बेटा है अनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप। एनोमलस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा, ये आपने सुना ही है कि किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, कॉमन होती है। लेकिन किसी भी ग्रुप का बच्चों जो फर्स्ट मेंबर है, बेसिकली ये बात एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पे वैलिड है, इनके ग्रुप का जो पहला मेंबर है, जो फर्स्ट मेंबर है, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ कॉमन है ग्रुप एलिमेंट्स के साथ, लेकिन कुछ उसकी बेटा अपनी प्रॉपर्टी है जो बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। कुछ उसकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जो बाकी मेंबर्स से क्या है, डिफरेंट है। उन प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं उसकी एनोमलस प्रॉपर्टी। जैसे बेटा मान लो एक बच्चा है तो एज ए स्टूडेंट वो अच्छा पढ़ता है, ठीक, लिखाई भी अच्छी है, लेकिन उसके अंदर और क्वालिटीज़ हैं, जैसे वो अच्छा सिंगर है, अच्छा प्लेयर है, तो और बच्चों से अलग हुआ ना, पढ़ाई से अलग, कि वो सिंगर भी है, प्लेयर भी है। दैट इज़ ये क्या, उस बच्चे की एनोमलस प्रॉपर्टी। यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में बेटा जो पहला मेंबर है उसकी प्रॉपर्टीज रेस्ट ऑफ मेंबर से डिफरेंट है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं उसकी एनोमलस प्रॉपर्टी। आपके माइंड में डाउट होगा सर ऐसा क्यों है, वो भी बताएंगे। पहले इतनी बात लिखते हैं बच्चों, एनोमलस प्रॉपर्टीज। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ए ग्रुप। कहाँ पर बच्चों लिख सकते हैं ज़्यादातर, ये किस में देखने को मिलता है, एस और पी ब्लॉक में। इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्ट ऑफ मेंबर्स। दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसकी, एनोमलस प्रॉपर्टीज। अब बच्चों मुद्दे की बात आती है कि ऐसा क्या है फर्स्ट मेंबर में कि उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है, उसके क्या क्या रीजन्स हैं। तो बच्चों रीजन्स देखते हैं। पहला मेंबर है तो सबसे बड़ी बात है बेटा उसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। मान लिया बेटा मैंने ग्रुप 1 का पहला मेंबर लिखा लिथियम, क्योंकि हाइड्रोजन तो ग्रुप 17 से मैच करता है, उसको नहीं मानते, 3 1s2 2s1। ग्रुप 2 का फर्स्ट मेंबर लिखा मैंने बेरिलियम, 1s2 2s2। यहाँ आप देखेंगे दूसरे सेल पे काम खत्म है, यहाँ भी सेकंड सेल पे काम खत्म है। तो जब बच्चों सेकंड सेल आता है तो उसमें डी का ऑर्बिटल नहीं आ सकता, क्योंकि डी का कब आएगा, जब तीसरा सेल आएगा, 3s 3p 3d। तो यहाँ क्या बोलेंगे, दूसरी बात क्या यूनिक है इसके अंदर प्रॉपर्टी आने के लिए, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। पहली बात स्मॉल साइज, उसी पे बेस्ड है बच्चों कि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तीसरी बात है क्या बोल सकते हैं, छोटा साइज है तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अट्रैक्शन पावर ज़्यादा। चौथी बात बोल सकते हैं हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इस बेसिस पे भी क्या होगा, अलग प्रॉपर्टी होगी। तो ये कुछ बच्चों क्या होते हैं, रीजन होते हैं। आगे जब हम एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को बच्चों डिटेल में देखेंगे तो ये प्रॉपर्टीज ग्रुप वाइज अपने को और अच्छे से पढ़ने को मिलेंगी। अगली जो बात रहती है बेटा इस यूनिट में, उसको बोलते हैं हम डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, ये देखें क्या है। तो डायगोनल समझते हैं ना, समझने के लिए मान लिया मैंने एक रेक्टेंगल बनाया बच्चों,
ऐसे, तो ये क्या है, डायगोनल है। ये भी बच्चों क्या है, डायगोनल है। तो कुछ ऐसी अरेंजमेंट इसमें देखेंगे। मैं 2-3 ग्रुप का पहले एग्जांपल लिखता हूँ, फिर इस बात पे आऊँगा। मैंने लिखा बच्चों ग्रुप 1, 2 एलिमेंट लिख दिए, जैसे लिथियम बेरिलियम। ग्रुप 2 लिथियम सोडियम, बेरिलियम मैग्नीशियम। ग्रुप 13 लिख दिया बच्चों बोरोन फैमिली, बोरोन एल्यूमिनियम। 14 लिख दिया कार्बन सिलिकॉन, ऐसा। तो एक बार इनको ऐसे जोड़ें, इन चारों को आपस में। ऐसा बच्चों कुछ रेक्टेंगल टाइप का बन गया। ये डायगोनल पे लिथियम मैग्नीशियम आ गए, बस अभी इतना ही लिख रहा हूँ। इनको जोड़ दिया बेटा ऐसे ही चारों को। डायगोनल पे बेरिलियम एल्यूमिनियम आ गए, इनको जोड़ दिया मैंने। डायगोनल पे बोरोन सिलिकॉन आ गए। तो यहाँ क्या है बच्चों, लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलती है, यानी दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मिलती है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। बोरोन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिलती है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। ये जब डायगोनल पे आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी तो इसको बेटा एक कॉमन सी भाषा में क्या बोलते हैं हम, डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये कॉमन सी बात है, टेक्निकली क्या है ये जो ग्रुप है ग्रुप 2 से नेक्स्ट है, और इसका जो भी पीरियड है बेटा, जो भी क्या है, सेकंड पीरियड है तो इसका थर्ड है। तो जब एक ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने से नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ सेम हो जाए और जो नेक्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है उसका पीरियड भी नेक्स्ट हो, तो उसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसे यहाँ देख लो, जब एक ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी उससे नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ सेम हो जाए और उस एलिमेंट का पीरियड भी क्या बेटा नेक्स्ट हो, तो इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी सेम है, वही पुरानी बात जब हम एस ब्लॉक में जाएंगे तो उसको भी देखेंगे। फिलहाल बच्चों इसको लिखते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन। व्हेन, यहाँ लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप is similar to एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ हैविंग, क्या होगा उसके पास, पीरियड भी नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट पीरियड क्या बोला जाता है उसको, इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी उससे अगले ग्रुप के एलिमेंट के साथ मैच करेगी जिसका पीरियड भी नेक्स्ट होगा, तो इसको बोलते हैं बच्चों डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसके साथ ये कंप्लीट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई यूनिट शुरू करेंगे, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है बच्चों केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो यूनिट 4 बच्चों, और इसका नाम हो गया केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो पहले बच्चों स्टार्ट करेंगे इस नाम से ही, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो शुरू करते हैं यहां से। आप सब ने बच्चों 10th क्लास में साइंस में भी सुना होगा केमिकल बॉन्ड का नाम। जैसे मैं समझने के लिए 2-3 छोटी छोटी बातें बताता हूं जो आपने पढ़ी हैं। ऐसा पढ़ते थे बच्चों, कार्बन कार्बन में जी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। और भी एटम हो सकते हैं बॉन्ड बनाने वाले, मैंने जस्ट कार्बन का एग्जांपल लिया है। ये केमिकल बॉन्ड है। तो एक तरह से क्या है बच्चों, इस सिंगल बॉन्ड ने दोनों एटम को आपस में जोड़ा हुआ है, बांध रखा है, होल्ड किया है। इस डबल बॉन्ड ने दोनों एटम को बांधा है, आपस में होल्ड किया है। ट्रिपल बॉन्ड ने
दोनों एटम को आपस में बांधा हुआ है, होल्ड किया। तो बच्चों केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द टू एटम्स टुगेदर, जो दो एटम को आपस में होल्ड करता है, बांध करके रखता है। आई बात ध्यान में? केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द टू एटम्स टुगेदर। लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the two atoms together। अब फिर बच्चों आपके माइंड में डाउट आ सकता है कि सर दो एटम को होल्ड करना था तो ये बॉन्ड बनाने की ज़रूरत क्या थी, है ना। कई बच्चे मजाक में कहेंगे सर फेविकोल का मजबूत जोड़ लगा देते या कोई ऐसी और अरेंजमेंट करा देते। तो होल्ड करने में ऐसा क्या लॉजिक था कि केमिकल बॉन्ड ही बना? तो इसको एक क्वेश्चन से पढ़ते हैं, वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। क्वेश्चन बच्चों, वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। ये बात आप सब जानते हैं बच्चों कि हर एक एटम के पास उसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट होती है, मतलब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट होते हैं। और बच्चों हर एक एटम अपनी वैलेंसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के शेल पूरे करना चाहता है। उसको करने के लिए बच्चों, उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक एटम दूसरे एटम से जुड़ जाता है। और जब वो एक एटम बेटा दूसरे से जुड़ेगा तो क्या बना लेता है वहाँ पे? वो केमिकल बॉन्ड बना लेता है। तो हर एक एटम अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम से जुड़ता है और ऐसा जुड़ करके बच्चों क्या बना लेता है? केमिकल बॉन्ड। लिखते हैं इसको, ईच एटम हैज नीड टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी। टू कंप्लीट द वैलेंसी, वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक एटम, एन एटम क्या करेगा? कंबाइन करेगा दूसरे एटम से, कंबाइन विद अनदर एटम, क्या करने के लिए? टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ये लॉजिक होता है बच्चों। फिर बॉन्ड बनने के बाद मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके से मिलते हैं। जैसे बेटा हाइड्रोजन H2 मिलेगा, ओजोन O3 मिलता है, HClH और Cl मिलेगा। ये सब भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऐसा क्यों मिलता है, उसके भी आंसर हम बाद में देखेंगे। अब बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस केमिकल बॉन्ड को कैसे बन सकता है या केमिकल बॉन्ड बनने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मोड हैं, उनको एक बार देखते हैं, समझते हैं। तो क्या आप लिखेंगे बेटा? मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड का मोड ऑफ फॉर्मेशन। तो केमिकल बॉन्ड बच्चों तीन तरीकों से बन सकता है, तीन मोड हो सकते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। तो बोलेंगे बेटा केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बाई थ्री मोड्स। पहला बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। क्या तरीका बोला बच्चों मैंने? जब एक एटम से दूसरे एटम के पास इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए। मान लिया मैं एक एटम हूं, मेरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होके, कंप्लीट का मतलब सारे नहीं, वैलेंस, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मान लिया एक वैलेंस है तो पूरा ट्रांसफर होकर बेटा दूसरे के पास चला जाएगा। तो मैं हिंट देता हूं, वैसे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरे ने उसको गेन किया बच्चों तो उस पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। तो ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स आएगी, अट्रैक्शन फोर्स के बाद बॉन्ड बनेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? आयनिक बॉन्ड। तो इस मोड से बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या होगा बच्चों? आयनिक बॉन्ड, या इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। लिखते हैं इस नाम को। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक और बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये 10th क्लास में शायद पढ़ा होगा आपने। दूसरा तरीका है बच्चों कि दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है। दो एटम हो गए, एक, दो, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की बराबर बराबर शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है। जैसे एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन आता है साझेदारी के लिए तो दूसरे का एक आएगा। एक एटम का दो इलेक्ट्रॉन आता है बच्चों तो दूसरे का भी शेयरिंग के लिए दो इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ऐसा बॉन्ड जो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग या बराबर साझेदारी से बनेगा, वो दूसरे टाइप का बॉन्ड हो गया। और ऐसे बॉन्ड का आपने नाम सुना होगा बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। पढ़ाएंगे आपको डिटेल में, फिलहाल नाम लिखते हैं। तो दूसरा तरीका हो गया बच्चों बॉन्ड फॉर्म बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड इसको बोल देंगे बेटा हम कोवलेंट बॉन्ड। और बच्चों तीसरे टाइप का बॉन्ड होता है कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा, साझेदारी से बॉन्ड बनेगा, लेकिन उस शेयरिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक एटम करेगा। तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। इसको एरो से डिनोट करते हैं, शो करते हैं। जो एटम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा एरो वहां से शुरू करना है, जो नहीं करेगा एरो वहां पे खत्म करना है। मैंने क्या बोला? दो मान लो बच्चों पार्टनर है, ए और बी, दोनों क्या बन गए? पार्टनर बन गए। दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन पैसे सिर्फ ए लगा रहा है, हिस्सेदार बी भी बनता है, पैसे नहीं लगाता लेकिन फिर भी हिस्सेदार बनता है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए और बी एटम के बीच में बनता है। बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी होगी। तो उसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो सिर्फ ए एटम दे रहा है, बी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, सिर्फ शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जब शेयरिंग में सिर्फ एक एटम का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो आए, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन ना आए, वो सिर्फ शेयरिंग में पार्टिसिपेट करे, तो ऐसे बॉन्ड को बच्चों बोलते हैं कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। ये तीसरे टाइप का इसमें बॉन्ड है। लिखते हैं तीसरा टाइप, बॉन्ड फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने म्यूचुअल शेयरिंग नहीं बोला है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट कंट्रीब्यूशन, क्या लिखा मैंने अगली लाइन बेटा? बट कंट्रीब्यूशन इज ऑफ ओनली वन एटम। कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का सिर्फ एक एटम के हो। इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड, क्या नाम हो जाएगा इसका बच्चों?
कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। मान लिया बेटा ए और बी दो एटम हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, तो इनके बीच में बच्चों जो बॉन्ड बनेगा ऐसे, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जो कंट्रीब्यूट कर रहा है एरो वहां से स्टार्ट करना है। तो ऐसे बच्चों ये तीन अलग अलग तरीके हो गए आपके केमिकल बॉन्ड बनने के। अब आगे बढ़ते हैं, 10th क्लास वाली एक चीज पढ़ेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। वो क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम थ्रू द डॉट। किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं बच्चों लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लिखा बेटा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या हो गया ये? इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के लिए। कैसे बच्चों? थ्रू डॉट। जैसे मैंने एटम लिया बच्चों समझने के लिए, सबसे छोटा हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वैलेंस भी एक ही होगा, तो एक क्या लगा देंगे यहाँ? डॉट लगा देंगे। जैसे मैंने बच्चों दूसरा एटम लिया कार्बन, 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस कितने आ गए? 4, तो कार्बन के पास 4 डॉट लगा देंगे। चाहे बेटा 3 एक लगा दो, चारों अलग अलग लगा दो, 2 करके लगा दो, कैसे भी रिप्रेजेंट करना है। मैंने मान लो बच्चों आइटम ले लिया ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 6, तो ऑक्सीजन के पास 6 डॉट लगा दो, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। एटम ले लिया नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 5 डॉट लगा दो, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बच्चों हम सबसे पहले जो पहले टाइप का बॉन्ड पढ़ा था बेटा, जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है एक एटम से दूसरे एटम तक, जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसको थोड़ा हम इससे एक्सप्लेन करके देखते हैं। उससे पहले एक चीज और बता दूंगा मैं, डुप्लेट। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, जैसे हाइड्रोजन में, तो बोलते हैं बच्चों उसका डुप्लेट पूरा हो गया। अगर किसी एटम के ऐसे बच्चों आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो कहते हैं बेटा उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। जैसे कि ऑक्सीजन में हो जाएगा, एन में हो जाएगा, कार्बन में हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ? कहीं लिखा आ जाए ऑक्टेट रूल, तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी एटम इसलिए बॉन्ड बनाएगा ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। इसी बात को बोल देते हैं ऑक्टेट रूल। कोई भी एटम क्यों बॉन्ड बनाएगा? ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, इस बात को बोल देंगे बच्चों ऑक्टेट रूल। लिखते हैं इसको। डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell of an atom। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell of an atom। इसी से जुड़ा हुआ अगर क्या आ जाए बच्चों, ऑक्टेट रूल आ जाए। An atom forms bond to complete 8 electrons in outermost shell। एक एटम अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों ऑक्टेट रूल। हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे थे, वहां आ जाते हैं बेटा।
मान लिया बच्चों ऐसा बोला गया कि NaCl के अंदर आयनिक बॉन्ड को लेविस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किया जाए। तो पहला आइटम है बच्चों सोडियम, 11 इलेक्ट्रॉन से 2 8 1। इसको देख करके आप बता देंगे कि सर यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों ऐसे सोडियम पे क्या लगा देंगे, एक डॉट लगा देंगे। फिर आप देखो बेटा इसमें क्या करना है, एक एटम अपने सारे इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, डोनेट कर देगा। ये शेल पूरा है, पहला 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड वाला भी पूरा बेटा इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक्स्ट्रा है ना, तो क्या करेगा सोडियम इस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बच्चों क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, उसको डोनेट कर देगा। दूसरे आइटम को लेते हैं Cl, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 8 7, 10th में भी किया होगा आपने। आउटर मोस्ट सेल में कितने आ गए इलेक्ट्रॉन, 7, तो Cl के राउंड बच्चों हम कितने डॉट्स लगा देंगे, 7 डॉट्स लगा देंगे। अब बात है कि एक से ट्रांसफर हो रहा है, दूसरा उसको गेन कर रहा है, तो Cl कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो आप देखेंगे बच्चों तो इसको एक ही और इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो Cl क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को जो कि सोडियम डोनेट कर रहा है गेन कर लेगा। तो इसके पास कितने हो गए बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए Cl के पास, और एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसके नाम का नेगेटिव चार्ज लगा दिया। तो आप इसको आयनिक बॉन्ड को शो करने के लिए बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, Na पॉजिटिव और साथ में बच्चों यहाँ पे Cl क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ऐसे लिख दें, या बेटा ऐसे लिख के शो कर दें आप NaCl। ऐसे आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया जाता है। इसी के कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। आयनिक बॉन्ड को बताने के लिए मान लिया मैंने लिख दिया Na2O, है ना, सोडियम 2 बार है, 2 बार लिख लो। तो ये आपने पढ़ा अभी बच्चों, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स, एक वैलेंस है, 1 वैलेंस है, तो 1 डॉट लगा देंगे। ये बेटा इसके पास एक्स्ट्रा है सेल के बाद, तो इसको डोनेट करके ऐसा पॉजिटिव आयन बना देगा। यहाँ चाहो तो इकट्ठे 2 सोडियम लिख लो, इकट्ठे नहीं लिखना है तो दोनों को अलग अलग लिख लो। दूसरे सोडियम में भी सेम यही कहानी, एक वैलेंस है, एक डॉट लगा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक एटम जो है वो 2 बार है, तो ऐसे उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। दूसरा एटम है बच्चों ऑक्सीजन, 8 इलेक्ट्रॉन से 2 6, कितने वैलेंस हो गए, 6। तो पहला काम तो करना है कि पहले 6 डॉट लगाना, बाद में सोचना और क्या हो सकता है। अगर आप बच्चों यहाँ देखेंगे तो इसको अपना आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट हो ही रहे हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो क्या करेगा ऑक्सीजन, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बच्चों ऑक्सीजन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, माइनस का 2 चार्ज आ जाएगा। समझ गए ना, 8 हो गए इसके ऑक्सीजन के, माइनस का 2। बस बच्चों लास्ट में इनको इकट्ठा करके लिख दो, सोडियम आयन 2 लगाना हो 2 लगा दो, 2 बार लिखना है 2 बार लिख लो। दूसरा सोडियम आयन, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन, ऐसे लिख सकते हैं। या बच्चों ये जो लिखा हुआ है इकट्ठा करके आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, समझे। और एक एग्जांपल बताता हूं आयनिक बॉन्ड में ही, जैसे ले लिया बच्चों मैंने AlCl3, पहला आइटम एल्यूमिनियम, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13, 2 8 3। एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए बच्चों, तो हम क्या लगा देंगे, 3 डॉट्स लगा देंगे। फिर आप देखेंगे ये शेल पूरा है, ये भी पूरा है, तो 3 बच्चों इसके पास ये डोनेट हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, 3 बार पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक हो गया। Cl के 3 एटम है, तीनों को अलग अलग लिख लो, इकट्ठा लिखना है, इकट्ठे के लिए 3 लगा दो। हर एक Cl एटम में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या आ गया 2 8 7, यहाँ भी आ गया 2 8 7, 2 8 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 7 डॉट लगाएंगे। कितने की नीड है, 1 की, वहाँ से 1 गेन करा दो इसको,
कितने हो गए? 8 हो गए इसके। इसको भी एक चाहिए, एक गेन करा दो बेटा, 7 है इसके पास। इसके भी आपके 8 हो गए, -1। इसको भी एक चाहिए, जो तीसरा यहां से डोनेट होता है ना 3, ये लास्ट बचा हुआ भी गेन हो जाएगा। तो CL के पास ये भी क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा एक। तो इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। अब बस इकट्ठा करके लिख देंगे इनको। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इकट्ठे लिख दो चाहे, 3Cl नेगेटिव, काम पूरा। या ऐसे लिख दो बेटा AlCl3। तो ऐसे आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल के लिए इसको ऐसे बना सकते हैं। अब बच्चों आयनिक बॉन्ड से जुड़ी हुई एक बात और है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो किसी भी आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए किसी एटम ने जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, या बच्चों किसी एटम ने जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये होगा ना, एक से डोनेट होगा, ट्रांसफर होगा, एक गेन करेगा। तो किसी भी एटम ने जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए या दूसरे एटम ने जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, उस नंबर को, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? उस एटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी। लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रोवैलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और gained by an atom during formation of ionic bond is called, क्या बोलते हैं उसकी? इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे NaCl में सोडियम एक डोनेट कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगी। Cl भी एक गेन कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बच्चों 1 हो जाएगी। अब बच्चों आयनिक बॉन्ड में आगे देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है ना, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो बोला मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो बच्चों बेसिकली 2 फैक्टर होंगे अगर हम सोचेंगे तो। 2 कैसे? एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उससे रिलेटेड एक फैक्टर है, और दूसरा बच्चों गेन कर रहा है तो दूसरा उससे रिलेटेड फैक्टर है। तो जब बच्चों कोई भी एटम, सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उससे रिलेटेड क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी। भाई एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन या पॉजिटिव आयन बना रहा है, अगर उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ी सी एनर्जी देते ही, और उसका कैटायन जल्दी बन जाएगा, यानी वो अपने आप को जल्दी तैयार कर लेगा आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। तो पहला फैक्टर हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए आयनिक बॉन्ड बनने के लिए बच्चों? लो होनी चाहिए। लिखते हैं इस बात को। तो पहला फैक्टर हो गया बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोला मैंने इसके बारे में? इट शुड बी लो, कम होना चाहिए, ताकि क्या हो सके? सो दैट कैटायन इज फॉर्म, कैटायन जल्दी बन जाए, इजिली फॉर आयनिक बॉन्ड।
आयनिक बॉन्ड के लिए कैटायन जल्दी बन जाए। दूसरा फैक्टर यहीं से सोच सकते हैं बच्चों, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बना लिया आयनिक बॉन्ड के लिए, दूसरा गेन करके नेगेटिव आयन बनाएगा। तो बच्चों जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो वहाँ कौन सा फैक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दूसरा फैक्टर आ गया बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए किसी एटम के पास ताकि उसका नेगेटिव आयन एनायन जल्दी बन जाए। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जल्दी कब गेन हो सकता है, जब एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई हो या मोर नेगेटिव हो। मतलब एटम फटाफट इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बना के ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जब रिलीज कर देगा तो क्या होगा, वहाँ पे एनायन बनने का चांस जल्दी हो जाता है। तो सेकंड लिख देंगे वैल्यू ऑफ, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है ना ये, इसलिए हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई होना चाहिए, या बच्चों क्या होना चाहिए, मोर नेगेटिव। कैटायन बन गया, एनायन बन गया। तीसरा फैक्टर है बच्चों, इन दोनों को मिला करके जोड़ना ना अल्टीमेटली, लैटिस एनर्जी। कैटायन भी जल्दी बन गया, फैक्टर ने फेवर किया, एनायन भी बन गया। फिर क्या बच्चों, दोनों को जोड़ने वाले फैक्टर से रिलेटेड है लैटिस एनर्जी। क्या होता है लैटिस एनर्जी, पहले इसको समझना। लैटिस मतलब स्ट्रक्चर। लैटिस एनर्जी क्या बच्चों, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फिक्स नंबर ऑफ आयंस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये क्या है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज है जब एक फिक्स नंबर ऑफ आयंस, मतलब बच्चों कैटायन और एनायन जुड़ करके 1 मोल आयनिक कंपाउंड की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये आगे भी आएगा बच्चों, लेटेस्ट एनर्जी याद रखना, व्हेन फिक्स नंबर या गिवन नंबर ऑफ आयंस कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन होके बना लेते हैं 1 मोल ऑफ क्या बच्चों, आयनिक कंपाउंड। तो बच्चों जब जितनी जल्दी आयन जुड़ेंगे उतना जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा, और जितनी जल्दी आयन जुड़ेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। यानी लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रिलीज होगी इसका मतलब जल्दी आयन जुड़ करके जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर इजली फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड लैटिस एनर्जी, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है जुड़ने के बाद, जल्दी जुड़ेंगे एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। लैटिस एनर्जी शुड बी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अब बच्चों हम कैसे चेक करेंगे कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, कुल मिला के 2 आयन अट्रैक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तभी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो उसी को लगा देंगे बच्चों कि यहाँ लैटिस एनर्जी को देखने के लिए हम क्या देखेंगे, आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और 2 आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा कब हो सकता है, जब उन पे चार्ज ज़्यादा होगा। मान लो Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 नेगेटिव चार्ज है, और उनके बीच में डिस्टेंस कम हो। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे बता सकते हैं। मैं अलग से डिटेल में बता रहा हूँ इसको, पर मैंने एक शॉर्टकट बताया है कि जब कैटायन और एनायन पे चार्ज ज़्यादा होगा, मान लो बच्चों एक +1 अट्रैक्ट हो -1 के साथ, एक +2 -2 के साथ अट्रैक्ट हो, तो -2 +2 में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। और बच्चों जब वो आयन पास होंगे, डिस्टेंस कम होगा उसके बीच में, तो भी क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। दूर दूर होंगे तो अट्रैक्शन क्या होगा, उनके बीच में वीक होगा। इसी को एक बार हम और थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो लैटिस एनर्जी वाला फोर्स है ये हम इसको कैसे बता सकते हैं। देखेंगे बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स या लैटिस एनर्जी जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज ऑन आयंस। अगर आयंस पे चार्ज ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जल्दी जोड़ेंगे, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी बेटा मान लो मैंने जोड़ा पहले +1 -1, फिर जोड़ा +2 और -2, तो अट्रैक्शन फोर्स इसमें ज़्यादा होगी। दूसरा बोल सकते हैं बच्चों, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, साइज ऑफ आयंस। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे बताता हूँ, अभी जैसे बच्चों मान लिया ये केटायन है, ये केटायन है, एनायन इससे खैर बड़ा होता है, ये बना लिया। मान लिया बच्चों इनके बीच में अट्रैक्शन है, ठीक। अगली बार मैंने केटायन को और बड़ा लिख दिया, इसे बड़ा कर दिया, एनायन भी बड़ा हो गया, इनके बीच में अट्रैक्शन है। आपको बताना अट्रैक्शन कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें या इसमें। तो बच्चों जब आयन छोटा होता है तो उसकी फोर्स एक जगह इकट्ठी होती है, पहले भी आया ऐसी बात, यूनियन इज स्ट्रेंथ। इसलिए एक आयन दूसरे आयन के साथ अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग लगाएगा। लेकिन अगर आयन का साइज बड़ा है तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो बेटा बट जाता है, बटने की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स है क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो दूसरी बात क्या लिख देंगे कि अगर आयन का साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो डायरेक्टली नहीं लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। साइज छोटा 1/, करके लिखा है तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा। और तीसरी बात है, थोड़ा सा अभी बताया ही था, लैटिस एनर्जी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन आयंस। भाई आयंस के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगी, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। एक बच्चों मान लो ये आयन लिखे मैंने समझने के लिए, ये आयन हो गए आपके, इनमें आपस में अट्रैक्शन लगा, फिर इन्हीं आयंस को मैंने ऐसे रख दिया तो ये दूर दूर हो गए ना, तो अट्रैक्शन यहाँ कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। तो अगर आयन पास पास होंगे बच्चों, बिल्कुल पास पास, तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, जल्दी जुड़ेंगे, लैटिस एनर्जी ज़्यादा। अगर आयन दूर दूर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, दो चीज़ें दूर दूर हैं, अट्रैक्शन वीक, जुड़ने में टाइम लगेगा, लैटिस एनर्जी कम रिलीज होगी। तो लैटिस एनर्जी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आयंस पे जो चार्ज है, अट्रैक्शन वहाँ ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयन का साइज, साइज बड़ा होगा तो अट्रैक्शन वीक होगा। और डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन आयंस। अगर आयंस के बीच में डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगी, लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। तो ये बच्चों आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे। अब पढ़ते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक्स या बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्या बोला मैंने बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये कंपाउंड फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों इसमें फिजिकल स्टेट। तो आयनिक कंपाउंड में देखा बच्चों आपने, अपोजिट आयन एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा लगाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आयन पास पास होंगे। बिल्कुल पास पास होने की वजह से आयन से बना हुआ आयनिक कंपाउंड जो होगा उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड। क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं। तो लिखते हैं पहली बात, इनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी बच्चों, सॉलिड। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड किस वजह से, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
अपोजिट आयंस क्या होंगे, आयंस आर क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, क्लोज होंगे। तीसरा है बच्चों क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सॉलिड जो आयनिक सॉलिड है उसके आयंस 3 डायमेंशन में अरेंज होकर के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, उसी का नाम होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लिखते हैं इस बात को, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आयंस ऑफ, ये बच्चों +2 में आप डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में, अभी इतने से काम चलाते हैं। आयंस ऑफ आयनिक सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मैं एक ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ऐसा तो कह सकता हूँ मैं, नहीं आए तो भी अच्छी बात है। कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, बस बच्चों मैं ये समझा रहा हूँ कि 3 डायमेंशन में अरेंज कैसे होते हैं, डिटेल इसकी +2 में देखेंगे, ठीक है। तो एक मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना करके समझाता हूँ। इस बात को ध्यान में आ जाए इसलिए बना रहा हूँ बच्चों, ये कि कैसा कैसा होता है, ये बोल सकते हैं हम कि ये कैसा होता है, ये अपने को ध्यान में आ जाए, इतनी बात है। ऐसा होता है बच्चों 3D में। ये जो पॉइंट्स है ना कोने टाइप में, इनके ऊपर आयंस क्या होते हैं बच्चों, अरेंज होते हैं। ये ऐसे 3D में दिखेगा, कैटायन एनायन की ऐसी अरेंजमेंट होती है। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डायग्राम है। तीसरी बात है बच्चों, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये पढ़ के समझ में आ गया। इसलिए बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो अगली बात बोल देंगे बच्चों, इनका क्या होगा, आयनिक सॉलिड का हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चौथी बात बच्चों, बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो आयनिक कंपाउंड बच्चों पोलर सॉल्वेंट, पोलर आपको पता ही है, जैसे कि वाटर, अमोनिया, इस तरह के सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ऐसे सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बच्चों, एक तरह से फोर्स है जो आयनिक सॉलिड के आयन के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक अपने आप में फोर्स है बच्चों, जो आयनिक सॉलिड के आयंस के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ता है। तोड़ दिया ना, और फिर तोड़ने के बाद बच्चों आयन अलग अलग हो जाएंगे, ये जाके आपके सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो जिस पोलर सॉल्वेंट का जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, वो उतनी जल्दी आयनिक सॉलिड को कोई भी लिख सकते हो, जल्दी आयन में तोड़ देगा,
और उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी बच्चों, हाई हो जाएगी। लिखते हैं इस बात को। तो आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar solvent वाटर O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, अमोनिया N पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, HCl, ठीक है से इस तरह के आपके किस में आयनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल, सॉरी पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। क्यों? ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ब्रैकेट में लिख लो बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए फोर्स विच डिसोसिएट्स, जो कि तोड़ता है आयनिक सॉलिड को आयन में, और फिर वाइन क्या होते हैं जाके सॉल्युबल होते हैं इनटू आयंस। फिफ्थ है बच्चों प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये देखिए क्या है कि ये करंट को कैरी करते हैं या नहीं करते हैं। आपने बच्चों पहले पढ़ा भी होगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है या जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज चलता है, करंट हमेशा उससे क्या चलता है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में। या जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है, करंट हमेशा उसी डायरेक्शन में चलेगा। कुल मिला के बच्चों करंट को चलने के लिए आयंस की मूवमेंट होनी चाहिए तो करंट चलता है, क्योंकि वो आयनिक करंट को कैरी करते हैं। आयनिक सॉलिड के अंदर बच्चों जो आयन हैं वो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए हैं, मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, चाहे पॉजिटिव आयन है चाहे नेगेटिव। मूवमेंट के लिए ना पॉजिटिव आयन फ्री है ना नेगेटिव आयन, इसलिए बच्चों आयनिक सॉलिड करंट को कैरी नहीं करते, वो इंसुलेटर होते हैं। सुना होगा आपने जो करंट कैरी ना करे। लेकिन अगर हम आयनिक सॉलिड को बच्चों पिघला दें, गर्म किया, आयन अलग अलग हो गए, मूव करने लगे, ऐसे करंट चलने लगेगा। या बच्चों आयनिक सॉलिड को वाटर में डाल दे, जैसे NaCl को वाटर में डाल दिया तो वाटर के अंदर आयन अलग अलग हो जाते हैं। बताया था ना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा तो इसको तोड़ देगा आयन के अंदर। फिर आयन अलग अलग हो गए बच्चों, आयन फ्री हो गए तो कैटायन भी मूव करेगा, एनायन भी मूव करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, फिर करंट चलेगा। तो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर हैं क्योंकि आयन बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं, चलने के लिए फ्री नहीं है। लेकिन अगर उनको पिघला दें या वाटर में डाल दें तो आयन बच्चों चलने के लिए फ्री हो जाएंगे, इसलिए क्या बन जाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बन जाते हैं। लिखते हैं इस बात को। तो आयनिक सॉलिड इज इंसुलेटर बिकॉज, क्यों ऐसा, आयंस आर नोट फ्री टू मूव, चलने के लिए फ्री नहीं है। लेकिन बट इन मोल्टन स्टेट, पिघलाने पर। लेकिन बच्चों क्या है, अगर हम इनको कहाँ ले आए बेटा, बट इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सोल्यूशन, वाटर में डालने के बाद क्या हो जाएंगे, आयनिक सॉलिड कंडक्टर हो जाएंगे। दे बिकम कंडक्टर, क्यों ऐसा, बिकॉज देयर आयंस आर फ्री टू मूव, क्योंकि आयन क्या हो जाएंगे, अब मूव करने के लिए फ्री हो जाएंगे। सिक्स्थ है बच्चों प्रॉपर्टी आयनिक रिएक्शंस। तो बच्चों जितने भी आयनिक सॉलिड हैं, आयनिक सॉलिड कह रहे हैं बच्चों, आयनिक सॉलिड, आयनिक कंपाउंड जो है वो
आयनिक रिएक्शन शो करते हैं, यानी उनके अंदर आयंस इन्वॉल्व होते हैं। आपने बच्चों 10th क्लास में नाम सुना होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज ऑफ टू आयंस, उस तरह के रिएक्शंस क्या करते हैं, शो करते हैं। लिखते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स शो ionic reactions in which ions are involved। मैंने बता रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप, जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड, AgNO3 आयनिक कंपाउंड, रिएक्शन करी आपस में इन्होंने, Na पॉजिटिव Cl बना नेगेटिव, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव बना, को जोड़ दो, हो गया ना यहाँ पे एक्सचेंज, आयन इन्वॉल्व हुए ना, यहाँ भी हो गया ना एक्सचेंज, आयन्स इन्वॉल्व हुए ना। तो ये बच्चों कुछ आयनिक कंपाउंड की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ तक बच्चों आयनिक बॉन्ड क्या होता है और उससे बना हुआ आयनिक कंपाउंड क्या है वो पढ़ा। अभी बच्चों इसी में दूसरे टाइप का बॉन्ड है जिसको हमने बोला था बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। ऐसे बॉन्ड का नाम था ना कोवलेंट बॉन्ड, तो उसको पढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे बच्चों हम दूसरे टाइप का बॉन्ड। ये पढ़ लिया है कि दो एटम के बीच में ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के इसको समझाता हूँ, बताता हूँ। जैसे बच्चों सबसे सिंपल एग्जांपल है हाइड्रोजन। H एटम है, एक इलेक्ट्रॉन, एक ही वैलेंस से एक डॉट लगा दिया। दूसरा H एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही वैलेंस होगा, एक डॉट लगा दिया। अब बच्चों जितने की नीड होगी ना एटम को उतने की शेयरिंग करेगा वो। इसको एक की और नीड है, एक की शेयरिंग करेगा, इसको एक की और नीड है, एक की शेयरिंग करेगा। जिस एटम को वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करके देखना, जितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी उतने इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग करेगा। तो हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक की और नीड है, तो एक की क्या कर लेगा ये शेयरिंग। इसको भी एक की नीड है, एक इसके पास है, तो एक की क्या कर लेगा शेयरिंग। ऐसे दिखा दो, या दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बना करके जुड़ गए हैं, ऐसा बना के इसको दिखा दो। सिंपल है, जैसे कोवलेंट बॉन्ड में ही HCl, पहला आइटम H है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही वैलेंस है, एक डॉट लगा दिया। दूसरा आइटम है Cl, 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 7, कितने वैलेंस हैं 7, 7 डॉट लगा दो। फिर बताया मैंने जिसको जितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है उतने की शेयरिंग करेगा वो। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है तो एक की शेयरिंग करेगा Cl के साथ। Cl के पास 7 है, इसको भी एक की और नीड है, उसको पूरा करने के लिए Cl भी एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा H के साथ। तो इसको शो करते हैं बच्चों। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन, Cl अपने एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ शेयरिंग कर लेगा। सॉरी, हाइड्रोजन करेगा पहले अपने एक इलेक्ट्रॉन के, हाइड्रोजन के 2 पूरे, अब Cl भी कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से इसकी। Cl के हो गए बच्चों 8 पूरे, काउंट करो आप, 2 4 6 7 और 1 8, ऐसे बनता है। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो भाई, H और Cl जुड़े, एक एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड आ गया, ये बाकी इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। अगला एग्जांपल है इसी में O2। O के पास बच्चों टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस आ गए 6, तो O के चारों तरफ हमने 6 डॉट लगाने हैं, ये लगा दिया। दूसरे O के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस आ गए 6, कितने डॉट लगा दो 6। O को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है 2 की, इसको भी कितने की नीड है 2 की। जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन की नीड है उतने की वो
शेयरिंग कराएगा, तो इसकी शेयरिंग करा दो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की। इसने 2 की शेयरिंग कराई बच्चों, 8 पूरे इसके, 2 4 6 8। ऐसे ही ये वाला वो 2 की शेयरिंग कराएगा यहाँ से, इसके भी 8 पूरे काउंट करो, 2 4 6 8। 2 की शेयरिंग एक से एक बॉन्ड बना, दूसरे की शेयरिंग से बॉन्ड बना, बाकी इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे शो कर देंगे, पूरा हो गया। ऐसे बच्चों तीसरा एग्जाम्पल है N2। N के पास 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस आगे 5, तो N के अराउंड बच्चों कितने डॉट लगा दो आप, 5 लगा दो, ये लगा दिए। कैसे भी लिख लो, 2 2 1 करके। 7, इसके पास भी 5 वैलेंस, 5 डॉट लगा दिए। N को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 3 की, इसको भी 3 की, तो इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है दोनों N एटम को, तो बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन की क्या करा लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करा लेंगे, शेयरिंग। तो शेयरिंग करा दो हर एक से 3 3 इलेक्ट्रॉन्स की। थ्री की शेयरिंग करते 8 कंप्लीट। ऐसे यहाँ से 3 की शेयरिंग करते क्या हुआ, इस वाले के 8 कंप्लीट। क्या हुआ बच्चों, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई 3 की, तो 3 बॉन्ड बने, ये 2 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे शो कर देंगे। तो ऐसे मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के कैसे बन सकता है उसके कुछ और आपको एग्जांपल बताए। NH3, N के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस 5, वही N के अराउंड 5 डॉट्स लगा दिए। हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, ये सबको पता ही है। हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 डॉट लगा देंगे। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो 1 की शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन के यहाँ से। ऐसे ही 1 की शेयरिंग दूसरा एटम, ऐसे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तीसरा एटम। और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, लास्ट में 5 है, तो 3 की शेयरिंग। यानी हर एक N का एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, और हाइड्रोजन का एटम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इसी को यहाँ बना करके बता करके दिखाना है। 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, 2 3 4 5। हाइड्रोजन आया, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। दूसरा हाइड्रोजन आया, दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। तीसरा हाइड्रोजन आया, तीसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। ऐसे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, 1 2 और आपके ये 3, काम पूरा। ऐसे बॉन्ड बना सकते हैं आप, H शेयरिंग से बॉन्ड, शेयरिंग से बॉन्ड, शेयरिंग से बॉन्ड, ये ऐसे रहेगा। और देखें आप कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल, NH3 अमोनिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस आ गए 4, तो कार्बन के अराउंड हमने क्या लगाने, 4 डॉट्स लगाने। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, 2 6 2 6। हर एक O के पास वैलेंस आ गए 6, ये पहले भी आया है। तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड को कंप्लीट करने के लिए 4 की शेयरिंग करेगा, ऑक्सीजन 2 की करेगा, ये भी कितने की करेगा, 2 की करेगा। इसी को यहाँ बता देंगे करके। पहले ऑक्सीजन 2 की करेगा, यहाँ से शेयरिंग, ऑक्सीजन कर रहा है, 6 थे, 2 की शेयरिंग से 8 पूरा।
ऐसे भी करेगा यहाँ से 2 की शेयरिंग, 8 कंप्लीट। कार्बन 4 की करेगा, 2 यहाँ कर रहा है, 2 यहाँ कर रहा है। कार्बन 2 की यहाँ से शेयरिंग कर लेगा, 2 की शेयरिंग यहाँ से कर लेगा। ये डबल बॉन्ड 2 की शेयरिंग से, इधर भी डबल बॉन्ड, ये पेयर ऐसे कैसे, ये पेयर ऐसे कैसे। ये मैंने कुछ और एग्जांपल आपको बताए। अब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी अगली बात है बच्चों इसी में बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करे, यानी जो शेयरिंग में आ जाए, ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर है। जैसे यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड बना, इसमें एक बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड बना, इसमें बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड बना, इसमें बॉन्ड पेयर है, नीचे वाला बॉन्ड बना, इसमें बॉन्ड पेयर है। यानी जो बॉन्ड बना रहे इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड पेयर बोले जाते हैं। ये क्या बच्चों, बॉन्ड पेयर्स। तो क्या होगा बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर विच फॉर्म्स बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बना ले। और एक बच्चों इससे अपोजिट है जस्ट लोन पेयर। लोन से याद करो अलोन, अकेला। देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है बच्चों, ऑक्सीजन पे कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, ना ये कोई बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या है, सब लोन पेयर। यानी इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो बॉन्ड ना बनाए, जैसे कि ये है, ये लोन पेयर है। तो क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर विच डज नॉट फॉर्म बॉन्ड, जो बॉन्ड ना बनाए। ये आगे भी बार बार पढ़ने को मिलेगा बच्चों आपको। बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो बॉन्ड बना ले। लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो बॉन्ड ना बनाए। अभी बच्चों जो एग्जाम्पल कराए मैंने कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के, कुछ उन लिंक्स से हटकर के एग्जाम्पल्स हैं, उनसे थोड़ा अलग हैं। मैं एक दो ऐसे एग्जाम्पल भी आपको कराता हूँ। जैसे बच्चों CO, कार्बन मोनोऑक्साइड में कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना। कार्बन के पास बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, इस तरह के एग्जाम्पल को ऐसे करना है। 4 हो गए, O के पास हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो क्या बोल देंगे बच्चों, इस मॉलिक्यूल में या कोई आयन होता तो उसमें भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को मतलब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी और ऑक्सीजन के भी। कितने हो गए बच्चों, 10। यानी यहाँ पे हम 10 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा सकते हैं कुल मिला के, या 5 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा सकते हैं। शुरू करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन, मैंने कहा इनके बीच में एक बॉन्ड बना दिया, यानी 10 में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बच्चों, 2। कितने बच गए, 8 ना। टोटल 10 थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना तो 2 यूज हो गए, टोटल 8 बच गए। 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, ऐसे हमने लगा दिया। ये मान लो पहला काम कर लिया बच्चों। अब यहाँ से देखें बेटा, ऑक्सीजन के तो 8 कंप्लीट है, 2 4 6 8। कार्बन के नहीं है ना, 2 और 2 4, कमी है ना, यहाँ सिर्फ 2 और 2 4 ही है ना बेटा, यानी कि यहाँ 4 और होने चाहिए, बॉन्ड की कमी है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें अगले स्टेप में पहले सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद कार्बन का यहाँ मल्टीपल बॉन्ड बनाना है, इस लोन पेयर को यहाँ ला करके बॉन्ड पेयर के रूप में। तो मैंने बोला बच्चों कार्बन का क्या बना दिया, एक मल्टीपल बॉन्ड, और इस लोन पेयर को लाके भी एक बॉन्ड और बनाना है। तो एक इसका आ गया लोन पेयर, एक इसका आ गया, तो ओ के पास सिर्फ कितने बचे, अब 2 बचे। इसका खाली हो गया। अब गिनो एक बार, क्या बोला बच्चों मैंने, कार्बन के 2 और 2 4 ही हैं, ओ के तो पूरे हो गए, 4 की और कमी है। तो क्या होगा, देखो ये लोन पेयर आगे बेटा यहाँ बॉन्ड बना लेगा। 2 to 4 ये आया तो 6, 2 की और कमी रहेगी, एक को और उठा लो 8, यानी कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों। एक लोन पेयर आया, दूसरा आया, एक ही बच गया यहाँ, ये पहले से था। गिने 2 4 6 8, 2 4 6 8, ऐसा करना है। पहले क्या करना है बच्चों, इस तरह जो अलग से एग्जाम्पल बताया मैंने हटके,
पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेक किए 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकते हैं, 5 पेयर के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन और O के बीच में सिंगल बॉन्ड बना लिया, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए बच्चों? 2, बच गए कितने और 8, तो 2 4 6 8 लगा दिए। लेकिन ऐसा करने के बाद अगर हम चेक करेंगे वैलेंसी दोनों की कि कंप्लीट है या नहीं है, तो O के लिए कंप्लीट है 2 4 6 8, कार्बन के लिए नहीं है 2 और 2 4 है, 4 की और नीड है, तो एक पेयर आएगा बॉन्ड बनाएगा 6, दूसरा आएगा बॉन्ड बनाएगा 8, ऐसा हो जाएगा पूरा। एक और एग्जांपल देखो बच्चों इसका, ऐसा ही NO2 नेगेटिव, N के पास बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5, सबको आता है। O के पास कितने होंगे? यहाँ लिखा भी है 6, इस O के पास भी कितने होंगे बच्चों? 6, और एक हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज के नाम का इलेक्ट्रॉन, होगा ना। तो 6 और 6 12 प्लस 5 17 और एक आपका नेगेटिव चार्ज वाला, टोटल हो गया आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना सकते हैं। वही बच्चों कहानी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी, पहले स्टेप में N और O के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाया, NO, ये लगा दिया ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 2 और 2 4, टोटल कितने? 18 है, 14 बच गए। टोटल 4 यूज हुए बच्चों, 14 अभी भी बचे हुए हैं। तो एक बार लोन पेयर बनाएं, 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, 2 12 और 2 14, कुल मिला के 18 के 18 लगे ना, गिन लो, 2 4 6 8 10 12 14, कम हो रहे क्या? 2 4 6 8 10 12 14, कोई बात नहीं, ये आ गया। यहाँ पे एक लोन पेयर कितना आपका? 16, 2 4 6 8 10 12 14 16, यहाँ आ गया 18। अगर आप चेक करते हैं बच्चों तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा है 2 4 6 8, इसका है पूरा 2 4 6 8, N का नहीं है। क्यों? देखो यहाँ 2 2 4 2 6 ही है, तो N का पूरा करने के लिए बच्चों क्या लाना पड़ेगा? इनके बीच में एक मल्टीपल बॉन्ड। तो एक जगह क्या करो, लोन पेयर को उठा करके, O के पास से लोन पेयर को उठा करके इसके मल्टीपल बॉन्ड में चेंज कर दो, एक उठा के वहाँ भेज दिया मैंने, अब बन जाएगी बात। चेक करके देख लेते हैं इसको। 2 4 6 8 हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 2 4 6 8 हो गया ना, इनका पूरा झगड़ा खत्म। 2 4 6 8, आप चाहो तो बच्चों लोन पेयर इसका लाके भी यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हो, मतलब कोई कुल मिला के ऑक्सीजन का एक लोन पेयर लाके N के साथ मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएंगे, ताकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए बच्चों? कंप्लीट हो जाए।